जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है साप्ताहिक राशिफल 27 अप्रैल से लेकर 3 मई तक, और सभी 12 राशियों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है, खासकर नए लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन किया है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी उसका लाभ उठा सकें। कोई भी प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए आपको, ज़रूर लिख दीजिए। उसके लिए ज़रूर मैं प्रयास करूँगा कि जल्दी से जल्दी उसको दें। और चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा विलम्ब नहीं करते। पूरे 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल लेना है। और चंद्र का गोचर देखा जाए तो यहाँ शुरू हो रहा है, क्योंकि पहली 27 तारीख अमावस्या है, तो सूर्य और चंद्र मेष राशि में ही बैठे हैं। तो यहाँ पर मेष राशि की बात कर रहे हैं, और मेष राशि वालों के लिए जो ग्रहों की स्थिति बता रही है ये सप्ताह में, वो ये कि मंगल स्वामी जो है वो चौथे घर में नीच की राशि में है, और 4 ग्रहों की युति है 12वें घर में। तो थोड़ा जो अरेंजमेंट है वो इस सप्ताह कठिन है, परिस्थितियां थोड़ी कठिन हैं, और इस परिस्थिति को निपटने के लिए आपको काफ़ी मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ेगी ताकि आपके जो है कामों में रुकावट ना हो और आपके काम अच्छी तरीके से चलते जाएं। एक बहुत ही अच्छी जो चीज़ है वो ये कि गुरु बैठे हुए हैं दूसरे घर में, जो कारक हैं दूसरे घर के भी। दूसरा घर परिवार का है, धन का है और वाणी का है, तो गुरु यहाँ पर बैठे हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा बदलाव है। तो चंद्र भी जो है, वैसे तो देखा जाए अपना गोचर जो है ठीक है, अमावस के दिन शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये दूसरे घर में आएंगे, गुरु के साथ बैठेंगे। बहुत अच्छा टाइम होगा। बीच में जो 2 दिन का जो है ये लगा लो कि 28, 29 और 30 तारीख को ये तीसरे घर में आएंगे, जबकि एक बहुत ही अच्छा दिन है जिसे हम कहते हैं अक्षय तृतीया। ये भी एक बहुत अच्छा दिन है, इसमें कोई भी काम किया जाए वो शुभ होता है। तो ओवरऑल स्थिति इतनी ख़राब तो नहीं है, क्योंकि उसके बाद ये चंद्र जो है मंगल के साथ आ जाएंगे, चंद्र मंगल योग बनाएंगे। ये भी एक बहुत ही लक्ष्मी नारायण योग है जो आपको काफ़ी बड़े फायदे देगा। तो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम भी हैं, क्योंकि श्रापित योग बना हुआ है 12वें घर में शनि और राहु का, जो मानसिक तनाव बढ़ाता है। तो इस सब से बचने के लिए आपको उपाय करने चाहिए। वो ये कि पहला हनुमान चालीसा पढ़ें दिन में 2 बार, एक सुबह सूर्योदय के बाद और एक सूर्यास्त के बाद। और दूसरा जो उपाय है वो ये कि आप मेडिटेशन करें, ओम का उच्चारण करके, इससे आपका मानसिक तनाव कम होगा। ये 2 उपाय करें तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा, और ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा भी निकल सकता है, क्योंकि जो योग बन रहे हैं गुरु और चंद्र का, और मंगल और चंद्र का, और बीच में जो है अक्षय तृतीया भी है, तो बहुत ही अच्छा सप्ताह भी जा सकता है। बस एक जो सावधानी रखनी है, क्रोध नहीं करना, वाद विवाद से बचना है, और अपने जो मानसिक तनाव को दूर करना है। अब बात करेंगे आपके वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो कि 12वें घर में बैठे हैं। हालांकि शनि राहु और बुध के साथ बैठे हैं। शनि राहु का जो योग है, हालांकि क्रूर ग्रह हैं, लेकिन ओवरऑल ये 11वें घर में क्रूर ग्रह ज़्यादा फायदा देते हैं। आपको अचानक से काफ़ी धन लाभ हो सकता है, तो स्थिति अच्छी है। आपके राशि स्वामी भी ऊंच की राशि में बैठे हैं, दोनों में कोई चिंता की बात नहीं है। और गुरु बैठे हैं आपकी राशि में, गुरु और शुक्र के बीच में राशि परिवर्तन भी है, जो आपके काम भी बनाता है और साथ ही में आपको धन का लाभ भी देता है। और बाकी परिवार की स्थिति भी ठीक ठाक है। और जैसे पहली तारीख को मैं बता रहा हूँ कि 12वें घर में सूर्य और चंद्र बैठे हैं, जो अमावस भी है, तो पहले दिन थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है, उससे बचने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, ओम का उच्चारण करें, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और माँ दुर्गा की आराधना करें, इससे आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी जहाँ तक
आपके पार्टनरशिप की बात है। सप्तम भाव के स्वामी जो मंगल है, और मंगल नीच राशि में बैठे हैं कर्क राशि में, तीसरे घर में। तीसरा घर बेसिकली देखा जाए तो भाई बहनों का है। बस उनके साथ समन्वय बना के चलें। आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनके साथ भी अगर थोड़ा सा तालमेल बिठा के चलेंगे तो परेशानियां कम होंगी। कार्य क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर स्वामी हैं आपके शनिदेव। शनिदेव जो है वो 11वें घर में बैठे हैं लाभ स्थान में, तो ये आपको कार्य क्षेत्र से अच्छे लाभ देते हैं। 18 तारीख तक थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है क्योंकि राहु और शनि की युति है। जब कहीं ना कहीं कोई वाद विवाद खड़ा कर सकते हैं, तो उससे बचने की कोशिश करें। ओवरऑल सप्ताह आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के स्वामी जो है वो बुध हैं। बुध बैठे हुए हैं दशम भाव में, शुक्र शनि और राहु के साथ। अब शनि और राहु की युति 10वें घर में, जो आपका कर्म का क्षेत्र है, कार्यस्थल है, यहाँ पर इन दोनों की युति आपको फोकस नहीं बनने देती। आपको करना क्या है, अपने काम पर फोकस अधिक करना है। हो सके तो किसी की मदद भी लेनी पड़े तो मदद भी ले लें, और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी कहीं चूक करेंगे तो परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा 11वें घर में सूर्य और चंद्र बैठे हुए हैं, जो कि आपका लाभ स्थान है। हालांकि पहली तारीख अमावस भी है, लेकिन सूर्य और चंद्र की युति यहाँ पर आपको अच्छे लाभ देगी क्योंकि मित्र राशि में हैं दोनों, और यहाँ पे और लेकिन 11वें घर के स्वामी मंगल जो है वो धन भाव में बैठे हैं, तो आपको धन का भी लाभ होता है। और आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि दूसरा घर वाणी का भी है। अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण करें और अपने जो धन का जो आएगा वो उसको अच्छी तरीके से उसका उपयोग करें। ओवरऑल देखा जाए तो स्थिति आपके लिए काफ़ी ठीक ठाक है। गुरु बैठे हुए हैं 12वें घर में, यहाँ से इनकी दृष्टि रहेगी चौथे घर पर, सुख में वृद्धि करेंगे। और नवम दृष्टि पड़ेगी 8वें घर पर, जो कि आप अगर कोई एजुकेशन रिसर्च वगैरह में है या इंश्योरेंस फील्ड में है, ज़मीन से नीचे मेटल्स वगैरह के कामों में है, तो इसमें आपको बहुत बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं। तो उपाय के तौर पर आप गणेश जी की आराधना करें, आपके विघ्न दूर होंगे और आपको इससे लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए देखा जाए तो ये सप्ताह जो है चंद्र जो है वो गोचर अपना शुरू कर रहे हैं 10वें घर से। 10वां घर एक पावरफुल स्थान है, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, अमावस भी है उस दिन, और ओवरऑल स्थिति यहाँ पर ठीक है। थोड़ा सा कमज़ोर है क्योंकि अमावस के दिन कमज़ोर ही होते हैं चंद्र। उसके बाद ये 11वें घर में आएंगे, तो 11वें घर में गुरु के साथ आएंगे। गुरु के साथ इनका बहुत अच्छा योग बनेगा, और फिर आपकी राशि पर मंगल बैठे हैं जो आपके योग कारक ग्रह भी हैं। हालांकि नीच राशि में होते हैं, लेकिन इनका नीच भंग हो जाता है जब सूर्य जो है मंगल की राशि के में जो बैठे हैं ऊंच के हो जाते हैं, तो नीच भंग भी हो रहा है। ओवरऑल स्थिति देखा जाए तो सप्ताह के अंत में मंगल और चंद्र का एक बहुत सुंदर योग भी बनेगा, जिसे चंद्र मंगल योग कहते हैं, लक्ष्मी नारायण योग। ये आपको बहुत ही फायदे भी देगा। बीच में 30 तारीख को अक्षय तृतीया भी है, ये भी एक बहुत अच्छा योग है। इस दिन ज़रूर आप कुछ डोनेशन वगैरह दें, जिससे आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिलते हुए नज़र आएंगे। कार्य क्षेत्र की बात जहाँ तक करें तो कार्य क्षेत्र के स्वामी जो है मंगल ही है, और मंगल आपकी राशि पर बैठे हुए हैं, नीच भंग है। थोड़ी बहुत अगर परेशानी आती है लेकिन उससे आपको दूर कर देंगे। नवम भाव जो है देखा जाए तो यहाँ पर शनि और राहु की युति है। यहाँ आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि भाग्य आपका उतना मजबूती से साथ नहीं देगा, तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। भाग्य भरोसे ना बैठें और अपनी मेहनत पर ज़्यादा विश्वास करें, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो उपाय के तौर पर एक तो आप सोमवार को शिव मंदिर ज़रूर जाएं, और ख़ासकर 27 तारीख को सोमवार भी 27 तारीख संडे है, संडे को भी जाएं
और जल चढ़ाकर नमः शिवाय का जाप करें 108 बार, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद सिंह राशि की बात करेंगे। तो सिंह राशि के स्वामी जो है सूर्य हैं। सूर्य जो है अपनी ऊंच की राशि में बैठे हुए हैं और नवम भाव में, साथ में चंद्र भी है क्योंकि अमावस का दिन है 27 तारीख को। तो ओवरऑल सूर्य मजबूत है, आपको मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, पिता का सहयोग मिलेगा, अपने सीनियर्स के साथ आपकी तालमेल बहुत अच्छी रहेगी। तो ये स्थिति आपके लिए दर्शाती है इस हफ्ता। चंद्र हालांकि कमज़ोर है और 8वें घर के स्वामी हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी 12वें घर के स्वामी हैं और चंद्र जो है ये 10वें घर में जाएंगे और उसके बाद 11वें में। तो ऐसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इनके लिए मजबूती थोड़ी बढ़ती जाएगी। बाकी 8वें घर में 4 ग्रहों का योग है, जैसे कि शुक्र, बुध, शनि और राहु। अब ये यहाँ पर काफ़ी बड़ी एक परेशानी लेके आ सकते हैं आपके लिए, क्योंकि शनि और राहु का एक योग जो है श्रापित योग कहा जाता है। तो आप अपनी वैल्यूएबल चीज़ों का ध्यान रखें, अपने जो वाद विवाद से बचने की कोशिश करें और ससुराल पक्ष वालों से भी थोड़ा सा नरमी से पेश आएँ। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही में अगर वाहन चलाते हैं उसका ध्यान रखें। कोर्ट कचहरी के केस हैं तो उन्हें भी बड़े ध्यान से अपने तरीके से जो भी उसमें अगर आपको सही कदम उठाने हैं तो उसमें उठाएं, क्योंकि ये जो शनि और राहु का योग है ये आपको परेशान कर सकता है। इससे बचने की कोशिश करें। और उपाय के तौर पर आप कर सकते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और नमः शिवाय का जाप करें। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सिद्ध होगा आपके लिए। कार्य क्षेत्र की जहाँ तक बात करूँ तो कार्य क्षेत्र के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र और यहाँ पर बैठे हुए गुरु। अब गुरु की दृष्टि धन भाव पर है जो आपको धन में वृद्धि कर रही है, और साथ में छठे घर पर है जो छठा घर नौकरी का है या आपके अर्थ का है, मतलब यानी कि आपकी इनकम बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि अच्छी है जो आपको आय में वृद्धि करेगी। और गुरु और शुक्र के बीच में राशि परिवर्तन है। शुक्र 8वें घर में बैठे हैं, गुरु 8वें घर के मालिक हैं। तो यहाँ पर जो कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, इनको बड़े ध्यान से देखिए, जो फायदे वाला चीज़ हो वही करिए। तो ओवरऑल सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कन्या राशि की बात करेंगे अब। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। बुध बैठे हुए हैं 7वें भाव में, साथ में बैठे हैं शनि, राहु और शुक्र। अब शनि और राहु की युति 7वें भाव में। 7वां भाव किसका है? पति पत्नी का है, आपके बिजनेस पार्टनर्स का है, आप बाहर के लोगों से जो भी कांटेक्ट करते हैं उसका है। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक चलना है। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करने से बचें, पुराने को आप समन्वय बना के उनके साथ तालमेल बनाने की कोशिश करें। पति पत्नी के रिश्तों में भी आप थोड़ा सा तालमेल बनाएं तो आपके लिए समय ठीक रहेगा। जहाँ तक बात करूँ धन भाव की, तो धन भाव के स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं, भाग्य स्थान के भी मालिक शुक्र हैं। शुक्र जो है 7वें भाव में बैठे हैं, गुरु भाग्य स्थान में बैठे हैं, दोनों में राशि परिवर्तन है, जो कि आपको जो शनि और राहु के जो नेगेटिविटी है उससे बचाने में थोड़ी मदद कर रहे हैं, पूरी तरह से नहीं ये कह रहा हूँ। आपको फिर भी थोड़ा सा सतर्क होकर रहना है, लेकिन भाग्य आपका साथ देगा, ये चीज़ ज़रूर है। तो ओवरऑल स्थिति आपको अपने हिसाब से देखनी है, नियंत्रण में रखनी है और आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। धन के भाव में कोई कमी नहीं है, धन आपके पास आता रहेगा। स्वास्थ्य में भी कोई ठीक ठाक रहेगा, लेकिन बुध यहाँ पर क्योंकि दबाव में आ जाते हैं शनि और राहु के, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में भी दिक्कत दे सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं आपके एकादश भाव में, जो आप क्योंकि 8वें घर के स्वामी हैं, अचानक से कोई धन लाभ दे सकते हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। और सूर्य और चंद्र 8वें घर में बैठे हैं और चंद्र का गोचर यहीं से शुरू होगा
आठवें घर में सूर्य हालांकि ऊंच की राशि में बैठे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो चंद्र कमज़ोर है। चंद्र जैसे नवम, दशम और एकादश भाव में जाएंगे तो थोड़ा मजबूत होती जाएगी स्थिति। तो ये है आपके लिए। और क्योंकि यहाँ पर जब ये नवम भाव में आएंगे गुरु के साथ, तो एक बहुत अच्छा योग बनाते हैं गुरु के साथ। और साथ में दशम भाव में आएंगे तो यहाँ पर आपके लिए एक अक्षय तृतीया होगी उस दिन। ये भी बहुत अच्छा दिन होता है। इस दिन ज़रूर आप कुछ दान पुण्य करें। और उसके बाद ये आएंगे मंगल के साथ 11वें घर में, तो चंद्र मंगल योग बनाएंगे, तो ये भी फ़ायदा देगा। तो ओवरऑल स्थिति कन्या राशि वालों के लिए भी सप्ताह में काफ़ी अच्छी है। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए देखा जाए तो शुक्र स्वामी है। शुक्र छठे घर में बैठे हैं, साथ में शनि, राहु और बुध के साथ। अब ऊंच की राशि में बैठे हैं छठे घर में, तो आपको एक तो रोग, रिपु, ऋण इनसे तो बचाते ही हैं। साथ में 2 क्रूर ग्रह भी बैठे हैं। क्रूर ग्रह छठे घर में अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन जब दोनों इकट्ठे हों तो कहीं ना कहीं आपके वाद विवाद ज़्यादा होते हैं, झगड़े ज़्यादा होते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। एक्सीडेंट्स वगैरह के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का देखें और अपने आप को संभाल कर चलें ताकि कोई परेशानी, कोई नुकसान ना हो आपको। ओवरऑल देखा जाए स्थिति आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं अपनी ऊंच की राशि में, जो आपको पार्टनरशिप वगैरह से काफ़ी अच्छे फ़ायदे देंगे। चंद्र भी साथ में है, गोचर यहीं से शुरू कर रहे हैं क्योंकि अमावस है। उसके बाद जैसे ही दूसरे घर में जाएंगे तो दूसरे घर में गुरु बैठे हुए हैं। गुरु के और चंद्र का योग 8वें घर में ठीक ही रहेगा। उसके बाद नवम भाव में जाएंगे, उस दिन अक्षय तृतीया होगी, ये भी एक बहुत अच्छा दिन रहेगा। 10वें घर में मंगल के साथ होंगे, चंद्र मंगल योग बनेगा, ये भी आपको फ़ायदा देगा। तो ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है अपने वाहन चलाने में, वाद विवाद से बचने के लिए। बाकी सब जगह आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति बनी हुई है। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए मंगल स्वामी है और मंगल नवम भाव में बैठे हैं, नीच राशि में। नीच राशि में देखिए जब भी मंगल बैठे हैं, हालांकि हाउस बहुत अच्छा है, पावरफुल हाउस है, लेकिन नीच के हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ रुकावटें हो सकती हैं, कुछ डिलेज हो सकते हैं। क्रोध से बचने की कोशिश करें, धैर्य रखें, काम बनेंगे आपके। और इसके लिए उपाय कर सकते हैं आप। हनुमान चालीसा दिन में 2 बार ज़रूर पढ़ें, एक सूर्योदय के बाद और एक सूर्यास्त के बाद। तो ये छोटे से उपाय हैं, इनको ज़रूर करते रहें। इसके अलावा पंचम भाव में 4 ग्रहों की युति है, शनि, राहु, शुक्र और बुध। अब शनि और राहु, क्योंकि ये आपका विवेक का भाव है और शनि और राहु यहाँ पर श्रापित योग बनाते हैं, आपका मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपने मानसिक तनाव को कम करें। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं ओम का उच्चारण करके, ताकि आपको एक बैलेंस मानसिक स्थिति रहे, जिससे आप सिचुएशन को निपटने के लिए काफ़ी सक्षम हो जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखें। बाकी जो कार्यक्षेत्र की बात है, कार्यक्षेत्र के स्वामी जो हैं वो सूर्य हैं और सूर्य जो है वो बैठे हुए हैं आपके छठे घर में, ऊंच की राशि में। छठे घर में सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, साथ में चंद्र भी बैठे हैं क्योंकि अमावस है, तो ये स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा चंद्र जब ये आ जाएंगे 2 दिन बाद सप्तम भाव में गुरु के साथ, तो ये एक बहुत ही अच्छा योग बनाएंगे गुरु के साथ, जो आपको फ़ायदा देगा आपके पार्टनरशिप में, पति पत्नी के रिश्तों में बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद ये 8वें घर में जाएंगे जो कि अक्षय तृतीया होगी, ये भी एक बहुत अच्छा दिन होता है।
उसके बाद मंगल के साथ बैठेंगे नवम भाव में, चंद्र मंगल योग बनाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्थिति तो ठीक रहेगी, लेकिन बस आपको मानसिक तनाव से बचने की ज़रूरत है। इस पर ज़्यादा ध्यान दें और धैर्य रखें थोड़ा सा, बस इतना सा आप कर लें। बात करेंगे अब धनु राशि की। धनु राशि के स्वामी गुरु हैं, और गुरु जो है वो बैठे हुए हैं छठे घर में। अब देखा जाए तो छठे घर से इनकी दृष्टि दशम भाव पर है, कार्यक्षेत्र में वृद्धि करेंगे। धन भाव पर है, धन में वृद्धि करेंगे। और साथ ही में सूर्य और चंद्र जो है पंचम भाव में बैठे हैं। सूर्य ऊंच की राशि में है, तो यहाँ पर आप जो है कुछ क्रिएटिव अच्छा काम कर पाएंगे। अमावस का दिन है, चंद्र जो है 2 दिन बाद गुरु के साथ आ जाएंगे। गुरु चंद्र का योग बहुत अच्छा गिना जाता है, जो आपको अच्छा धन लाभ देगा। उसके बाद सप्तम भाव में आएंगे, जो अक्षय तृतीया है उस दिन, ये भी एक बहुत अच्छा दिन है। इस दिन ज़रूर आप उपाय करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा उससे। इस दिन कहते हैं डोनेशन जितना करोगे, जितना दान पुण्य दोगे, उससे कहीं अधिक मिलता है। तो लेकिन अपेक्षा ज़्यादा ना करें, अपनी इच्छा से ज़रूरतमंद लोगों को दें, लेकिन अपेक्षा ना करें कि कितना मिलेगा या क्या मिलेगा। उसके बाद मंगल के साथ आएंगे 8वें घर में, चंद्र मंगल योग बनाएंगे, ये भी आपको काफ़ी अच्छे धन लाभ देगा। तो ओवरऑल धनु राशि वालों के लिए स्थिति अच्छी है। गुरु और शुक्र के बीच में राशि परिवर्तन भी है चौथे और छठे घर में, तो कहीं ना कहीं ऋण लेने की जो क्षमता है वो आपकी बढ़ जाती है, तो वो कर सकते हैं। राहु और शनि चौथे घर में सुख स्थान में बैठे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी है। माँ की सेहत का ध्यान रखें, और अपने अगर घर में कोई अशांति होती है तो कोशिश करें वाद विवाद से बचने की कोशिश करें, और अवॉइड करने की कोशिश करें किसी भी चीज़ को बढ़ाने में। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके लिए परेशानियां कम होंगी। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। शनि देव राहु, शुक्र और बुध के साथ तीसरे घर में बैठे हैं। अब तीसरा घर पराक्रम का होता है, यहाँ पर शनि की और राहु की युति भी आपको पराक्रम में काफ़ी मदद करेगी, और आपके लिए काफ़ी धन जुटाने में भी सहायक होगी। लेकिन आपको ख्याल रखना है अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में, अपने साथ जो कुलीग हैं उनके साथ, अपने जो नेबर्स हैं उनके साथ रिश्तों को बना कर रखें। लड़ाई झगड़े से बचें, वाद विवाद से बचें। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो परेशानियां कम होंगी। धन भाव के स्वामी भी शनि देव हैं, जो ये कहते हैं तीसरा घर पराक्रम का है, पराक्रम दिखाएं, धन मिलेगा आपको। और चौथा घर जो है वो देखा जाए तो आपके लिए मेष राशि है। यहाँ पर सूर्य बैठे हैं ऊंच के, साथ में चंद्र भी हैं। अमावस का दिन से शुरू हो रहा है सप्ताह, तो यहाँ पर चंद्र जैसे आगे बढ़ेंगे तो स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि पंचम भाव में गुरु बैठे हैं, गुरु चंद्र योग बनेगा। उसके बाद छठे घर में जाएंगे चंद्र, और यहाँ पर अक्षय तृतीया होगी, तो आप कुछ दान पुण्य करें उस दिन, जिससे आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा, और आपके लिए आगे चलकर हो सकता है आपको काफ़ी अच्छे लाभ मिले। उसके बाद सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं नीच राशि में, उस चंद्र मंगल योग भी बनाएंगे सप्ताह के अंत में। लेकिन मंगल जो है सप्तम भाव में जब बैठते हैं तो पार्टनरशिप में परेशानी करते हैं, पति पत्नी के रिश्तों में परेशानी ला सकते हैं। इन बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। डीलिंग अगर करनी है बाहर के लोगों के साथ, उसमें आपको थोड़ा सा सतर्क रह के चलना है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कार्यक्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर जो है तुला राशि है, शुक्र स्वामी है, शुक्र बैठे हुए हैं तीसरे घर में, तो पराक्रम कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए, काम में भी सफलता प्राप्त होगी। तो ये थी मकर राशि वालों की। अब चलेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं, दूसरे घर में बैठे हैं राहु के साथ। दूसरा घर वाणी का है, परिवार का है, धन का है, तो धन में अधिक खर्चा होगा। परिवार में आपको वाद विवाद से बचना है,
अपने रिश्तों को संभाल के रखना है और अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण करना है, क्योंकि शनि और राहु की युति यहाँ पर आपकी वाणी खराब कर सकती है, जिससे आपके रिश्ते भी खराब होते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। दूसरा, गुरु जो है, गुरु बैठे हुए हैं आपके चौथे घर में और यहाँ से दशम भाव में दृष्टि है। तो दशम भाव कार्यक्षेत्र है, कार्यक्षेत्र में आपको ये मदद करेंगे। गुरु और शुक्र के बीच में, क्योंकि शुक्र दूसरे घर में बैठे हैं, दोनों में राशि परिवर्तन भी है, जो कि आपको प्रॉपर्टी से लाभ दे सकता है। धन का आगमन हो सकता है प्रॉपर्टी से। और वैसे भी आपका देखा जाए तो शुक्र भी जब उच्च राशि में धन भाव में बैठे हैं तो आपके पास धन भी काफ़ी आएगा। तो लेकिन दूसरी तरफ शुक्र, शनि और राहु की युति धन खर्च करवा देगी। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इन सब आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है। ओवरऑल देखा जाए तो मंगल छठे घर में बैठे हैं नीच राशि में। अगर कोई परेशानी स्वास्थ्य से रिलेटेड चल रही है तो उसका बहुत ध्यान रखना है आपको, क्योंकि नीच की राशि में जब बैठे होते हैं तो परेशानी आती है। दूसरा, ऐसे टाइम में ऋण ना लें, क्योंकि ऋण लेंगे, मंगल नीच के बैठे हो तो ऋण चुकाने में आपको बहुत परेशानी होती है। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो परेशानियां कम होंगी। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए यहाँ पर 4 ग्रहों की युति है, शनि, राहु, शुक्र और बुध। तो यहाँ पर आपके लिए एक तनाव की स्थिति बनी हुई है, इसका आपको निवारण करना चाहिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। मेडिटेशन करें ओम का उच्चारण करके, उससे भी काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। और आपके राशि स्वामी जो हैं वो है गुरु, जो कि तीसरे घर में बैठे हैं। शुक्र और बुध, इन दोनों में राशि परिवर्तन भी है। अब शुक्र क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं, राशि में बैठे हैं, स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव आएगा। शनि राहु की युति भी है, वो भी बुरा प्रभाव देंगे। तो आपको स्वास्थ्य का तो बहुत ही ध्यान रखना है। धन के मामले में देखा जाए तो धन भाव के स्वामी मंगल है। मंगल नीच राशि में पंचम भाव में बैठे हैं। मानसिक तनाव बिल्कुल बढ़ा हुआ है, यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। तो कोशिश करनी है आपको, मेडिटेट करें, आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, बचने की कोशिश करें। 1 सप्ताह ये आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान से चलना है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वाद विवाद से बचना है। कार्य क्षेत्र में स्थिति जो है वो आपके लिए एक किस्म से, क्योंकि गुरु स्वामी है, गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि तो नहीं है, लेकिन गुरु यहाँ पर तीसरे घर में बैठे हैं। तो आपको यहाँ पर मेहनत करनी है। मेहनत करने से आपके कार्य क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट आएंगे और आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आय भाव की अगर स्थिति देखें तो शनि बैठे हुए हैं, शनि आपके खर्चे करवा सकते हैं और आय तो होगी साथ में, लेकिन बैलेंस बना रहेगा। बस आपको सिर्फ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है, मानसिक तनाव से बचना है। इन 2 चीज़ों पर ध्यान रख लेंगे तो परेशानियां कम होंगी। तो ये था 12 राशियों के लिए सप्ताह का राशिफल। ओवरऑल देखा जाए, व्यक्तिगत रूप में किसी को कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर vaidicpredict@gmail.com पर आप अपने जन्म के विवरण देकर अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद।